हाय एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को ये नया साल बहुत-बहुत शुभकामनाएं लेकर के आए। जैसे लास्ट ईयर बहुत शानदार था स्टॉक मार्केट के लिए, मैंने और आपने बहुत पैसा बनाया मार्केट से। कोशिश रहेगी इस साल भी मैं आप लोगों को और उसी तरीके के शानदार स्टॉक्स देता रहूं, एनालिसिस करते रहे हम लोग और मल्टीबैगर स्टॉक्स को हम ढूंढते रहेंगे। आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने काफी सारे स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर करे जो काफी अच्छे रिटर्न्स वहां बने आएंगे और अभी भी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो आगे भी मेरी कोशिश रहेगी आपको और बेटर स्टॉक्स निकाल के दूं जो वहां से मल्टीबैगर बन सके। तो वैसे ही एक और स्टॉक का डिस्कस करेंगे, वारे रिन्यूएबल्स, और देखेंगे कि कंपनी कैसी है, क्योंकि पहले ये 10 टाइम्स हो चुकी है। अगर आप पीछे का भाव उसका देखेंगे तो कहीं ये 2024 की शुरुआत के अंदर 300 के आसपास था, लगभग 9-10 टाइम्स स्टॉक हुआ, लेकिन अभी काफी नीचे की तरफ अवेलेबल है और 2 दिन से इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये 5% की ग्रोथ यहाँ भी 5% है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या आगे इसके ग्रोथ के टारगेट्स रहेंगे? कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है? पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पढ़ी है। आपको सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी सब डेटा बैक्ड होगी। कोई भी बात हम हवा में नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, हवा में नहीं। सारी चीजें नंबर बेस्ड होंगी, सारी चीजें एक वेल रिसर्च मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, प्लीज अपना एनालिसिस एक बार जरूर खुद से करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर डिस्कस करिए। उसके बाद ही कोई बाय सेल आप इसके अंदर करिए। वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को वारे रिन्यूअल्स का बिजनेस मॉडल नहीं पता, मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ। देखो, इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सोलर पैनल क्या होता है? सोलर पैनल एक ऐसी चीज है दिखने वाली जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है। ये एक पैनल है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। वो सनलाइट जो है एक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वो बैटरी में स्टोर करी जाती है और यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर होता है, फैक्ट्रीज में होता है। फैक्ट्रीज के ऊपर इस सोलर पैनल को लगाया जाता है, एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, वहां पे यूज किया जाता है। प्लस लोग डोमेस्टिक अपने घरों में भी बहुत यूज कर रहे हैं। तो काफी बूमिंग सेक्टर है। और बूमिंग सेक्टर इसीलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन देखोगे तो बहुत जबरदस्त है। आगे जाकर के मतलब 28 तक आप देख सकते हो यहाँ पर ये और ग्रो करने वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोर्ट गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज जो उसको दे रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत शानदार सपोर्ट है इसको। जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये कंपनी इंजीनियरिंग भी करती है, प्रोक्योरमेंट भी करती है, कंस्ट्रक्शन भी करती है। वहां पर 23% की ग्रोथ के अनुमान लगाया जा रहा है। मार्केट पोटेंशियल ऑफ इंडियन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, मतलब कि जो प्लांट ऑलरेडी बन चुका है उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना, 23% की ग्रोथ की उम्मीद वहां पर भी है। स्टेट वाइज सोलर पार्क, मतलब कि हर स्टेट का अपना एक सोलर पार्क है। ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन का मतलब ये है कि ये सैंक्शन हो गया है और ये जो प्रोजेक्ट्स कमीशन जो है स्टार्ट हो गए हैं वो इतने सारे हैं। ठीक है, ये मेगावाट के अंदर 900 मेगावाट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो नेट नेट हर एक स्टेट का फोकस है कि जो एनर्जी है सन की उसको यूज किया जाए, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए और आगे उसको यूज किया जाए। क्योंकि देखो, एग्जिस्टिंग जो एनर्जी है वो सब थर्मल प्लांट्स के जरिए आती है और थर्मल प्लांट जो है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, प्लस उसके उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है। सोलर प्लांट इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो बेसिकली कोशिश यही है कि जो कार्बन एमिशन है जो थर्मल प्लांट्स के जरिए होता है वो कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। तो नेट नेट गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है। सोलर पार्क्स की बात करी जा रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट की साइड से, रूफटॉप सोलर की योजना लगाई जा रही है गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज का यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है, क्योंकि जब सोलर पैनल चाहिए तो एनर्जी स्टोरेज भी चाहिए, गवर्नमेंट वहां भी सपोर्ट करिए, प्लस ये अदर डोमेस्टिक। तो नेट नेट ये स्लाइड के अंदर बताया गया कि किस तरीके से सेक्टर काफी ज्यादा बूमिंग है गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है, सेक्टर सॉलिड है, समझ आ गया हमें। सेक्टर की वजह से स्टॉक चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, डेफिनेटली कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये स्टॉक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखो, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन एक बार फाइनेंशियल समझ लेते हैं। स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो मिड कैप है, 14,000 करोड़ से ज्यादा है। स्टॉक पी 73 है। ठीक है, स्टॉक पी काफी लोगों को ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपका पी चार्ट देखोगे तो ये स्टॉक लगभग 257 के पी पे ट्रेड करके आया है और यहाँ पे अभी कहीं 73 के आसपास ये आ गया है। ठीक है, पहले ये ऑफकोर्स इसकी मीडियन लाइन 45 के आसपास है, लेकिन वो काफी पुरानी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली चल के दिखा रहा है। अब एक नया ट्रेंड है, क्योंकि देखो अभी मार्केट में इसमें ग्रोथ करनी शुरू करी है, तो पी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, पहले वो ग्रोथ नहीं थी। पहले वो ग्रोथ आप यहाँ देख सकते हो, जो कंपनी कर रही थी वो बेस नंबर इसके बढ़ रहे थे, लेकिन प्रॉफिट इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि मार्जिन नहीं था। एकदम से मार्जिन पंप इन होता है, ग्रोथ बढ़नी शुरू होती है और यहाँ पे मार्केट इसको अच्छा खासा पी दे देता है। लेकिन स्टॉक वापस से क्यों गिरने लगा, वो रीजन मैं आपको बताता हूँ आगे क्यों है। आरओसी काफी हेल्दी है, आरओई काफी हेल्दी है। ठीक है, दोनों काफी सॉलिड है। अगर आप इसकी ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे देख रहे हो, ग्रोथ बढ़ रही है, 348-358% की कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन मार्जिन ड्रॉप हो रहे हैं। 27%, 28%, 17% के मार्जिन है यहाँ पर। क्योंकि मार्जिन कम होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, जो नेट प्रॉफिट है ना हमारा, वो एंड तक कम हो जाता है। जो कंपनी 322 करोड़ का रेवेन्यू करने पर 66 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, वही कंपनी 524 करने के बाद भी इस 66 से कम प्रॉफिट कर रही है। क्यों? क्योंकि मार्जिन ड्रॉप हो गया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब लॉन्ग रन के अंदर कंपनी अगर इसको मैनेज कर लेती है, मैनेज, अगर आप इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हो, यहाँ पे क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है कि कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ करेगी। डबल डिजिट ग्रोथ इन द सेंस डबल डिजिट मार्जिन करेगी। तो मार्जिन अगर डबल डिजिट है, इसका मतलब ये आगे भी सिमिलर पैटर्न में चलेगा।
ठीक है, पहली चीज़ आपको नोट करनी है। दूसरी चीज़, इनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी सॉलिड है। कैसे सॉलिड है? जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे इनके नंबर्स देखोगे, जो इनकी ऑपरेशन जो बढ़ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक, कितने ऑर्डर से कंप्लीट कर पा रहे हैं? 2023 में इन्होंने 295 मेगावाट किया, 2024 में 704 मेगावाट किया, डबल से ज़्यादा इन्होंने एग्जीक्यूट किया, मतलब ऑर्डर्स कंप्लीट करे। और क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 मिला दोगे अगर आप, तो जितना इन्होंने 2024 में पूरे साल में 700 किया था ना, उससे ज़्यादा इन्होंने इस साल में कर दिया है, व्हिच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रही है, अपनी मैन पावर को बढ़ा रही है, और इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला भी है कि इनके पास में एडिक्वेट मैन पावर है। आगे इनको अगर और ऑर्डर्स मिलते हैं तो कंपनी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में, ये ईजिली उसे कंप्लीट कर लेंगे। देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सप्लाई चेन की अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ठीक है, अदरवाइज ऐसी कोई बॉटलनेक इनको आगे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, इनके पास ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट करें। अभी कितने ऑर्डर्स है वो समझना बहुत जरूरी है। अभी इनके पास 1700 मेगावाट के ऑर्डर्स हैं। ऑफ कोर्स पहले के क्वार्टर्स में ज्यादा थे, वो ऑर्डर्स यहाँ पे कम हो गए हैं क्योंकि ऑर्डर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इनको लेटेस्ट एक और ऑर्डर मिला है अभी 2 दिन पहले, ये कल की ही न्यूज है, 31 दिसंबर की। 2 गीगावाट मतलब कि 2000 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। तो 1700 प्लस 2000 3700 मेगावाट का इनके पास ऑर्डर्स हो गया है, ऑर्डर बुक, विच इज वेरी गुड। और उसी के चलते यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपर सर्किट यहाँ पे 2 दिन से लग रहा है। 5% का यहाँ लगा, 5% का आज फिर से लग गया है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें एक तो ये ऑर्डर बुक बेस्ड कंपनी है, ऑर्डर्स आएंगे तो स्टॉक चलेगा, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होगी उतना आगे का रेवेन्यू फोरकास्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर चलने वाली कंपनी भी है। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करना बंद कर दे, गवर्नमेंट अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देना बंद कर दे, तो डेफिनेटली स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा। या फिर गवर्नमेंट कोई अगर योजना अपनी बंद कर दे, जो डिस्काउंट्स वगैरह दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, वो भी इंपैक्ट आएगा। या फिर यहाँ पे जो सोलर पार्क्स वगैरह गवर्नमेंट बना रही है, अगर वो आगे फिजिकल डेफिसिट के चलते अगर मान लो स्टॉप हो जाते हैं, किसी से डिले होता है, तो वो भी इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो फोरकास्ट करना थोड़ा आसान नहीं होता है इन तरीके के स्टॉक्स को, क्योंकि ये कोई कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स नहीं होते हैं कि हाँ आगे डिमांड बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी चीज की तो डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं। ये डिफरेंट कैटेगरी होती है। ठीक है, दिस इज मोर ऑफ लाइक इंफ्रा कैटेगरी, और इंफ्रा के अंदर जो कैपेक्स ड्रिवन होता है वो आसान नहीं होता फोकस करना। उसके अंदर मेजरली मार्केट पी इतना ज्यादा नहीं देता, लेकिन स्टॉक को मिला है क्योंकि इसकी ग्रोथ काफी सॉलिड थी, और ये पी इसीलिए घट रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद यहाँ पे कहीं पर ये 70 के पी के आसपास इसको नया बेस बनाना चाहिए। अगर आप 1 ईयर देखोगे तो ये 1 ईयर पी के काफी नीचे है अपने। तो क्लोजली अगर ये 60-70 के पी के आसपास अगर साइडवेज जाता है स्टॉक, तो वहां पे अगर न्यू रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो स्टॉक में एक आपको अच्छा एक्यूमुलेशन जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रोथ वाइज कंपनी अच्छी है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो डेट फ्री कंपनी है, 32 करोड़ की डेट, कोई ज्यादा डेट नहीं होती, जिसके पास 300 करोड़ के रिजर्व्स हैं। अच्छी है बैलेंस शीट यहाँ पे। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो डिसेंट है, 74% प्रमोटर के पास है, प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच रहा है, विच इज गुड। एफआई की कोई कन्विक्शन नहीं है, डीआई की कोई खास कन्विक्शन नहीं है, पब्लिक के पास 24% है, ये भी डिसेंट है। नेट नेट कंपनी ने जो एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है वो ये है कि इनके पास 17.8 गीगावाट की एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन का मीनिंग ये होता है कि अभी जो ऑर्डर्स हैं वो तो इनको मिल चुके हैं, लेकिन आगे और कितने ऑर्डर्स पे इनकी बातचीत चल रही है कंपनीज के साथ। मतलब कि 17.8 गीगावाट मतलब 17,000 मेगावाट तक के ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स देखो सारे ऑर्डर्स इनको नहीं मिलते, लेकिन पॉसिबली उसका अगर 20-30% 40% तक भी मिल जाता है तो कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर बुक मिल जाएगी आने वाले टाइम के अंदर, और वो सारी चीजें आने वाले 6-7-8 महीने में क्लियर होंगी। तो 2 गीगावाट का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर मिल चुका है इनको, और अगर आगे भी इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, दिस मींस ऑर्डर बुक आगे सॉलिड रहेगी। दूसरी चीज, ये कंपनी अपने सेक्टर के अंदर जो है लार्जेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है, लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, विच मींस अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, और इनका खुद का भी एक टारगेट है कि ये लोग एक साइज इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि उससे कम पे ये लोग ऑर्डर्स नहीं लेते हैं, ये लोग भी लार्ज कैटेगरी के साइज के ऑर्डर्स ही लेते हैं, विच इज गुड। तो जितनी बड़ी कंपनीज है वो उनको रीच आउट करती हैं, इनको वहाँ के ऑर्डर्स मिलते हैं, और एग्जिस्टिंग जो इनको ऑर्डर मिला है वो कोई बड़ी कंपनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे आई थिंक जिंदल रिन्यूएबल्स है, उन्होंने इनको ऑर्डर दिया, प्लस जिंदल रिन्यूएबल का आगे भी प्लान है कि वो लोग और ऑर्डर्स इनको दे सकते हैं। तो नेट नेट ये सारी कहानी हमने कर ली। सेक्टर बूमिंग है, कंपनी के पास ग्रोथ है, मार्जिन घट रहे हैं ठीक है, लेकिन डबल डिजिट आएगा। आरओसी हेल्दी है, बैलेंस शीट डिसेंट है। स्टॉक का करें क्या, क्योंकि जिन लोगों ने खरीद लिया है ऊपर के भाव में, क्या वो स्टॉक को बेच के निकल जाएं, स्टॉक में बने रहें, आगे भविष्य क्या होगा? तो देखो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज देखो, 3,000 वाला स्टॉक आपको 1300 के भाव में यहाँ पे कहीं मिल रहा था। ठीक है, अभी भी 1400 के आसपास है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं एक अच्छा सपोर्ट है इसका, इसने ब्रेक करा और यहाँ से 2 दिन पहले ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलते स्टॉक चलने लगा। अगर आप मेरे से पूछोगे कि नेक्स्ट सपोर्ट इसका कहाँ बनेगा, तो मेरे अकॉर्डिंगली जो अगला इसकी गिरावट अगर होगी तो कहीं ना कहीं 1050 के लेवल आपको दिखा देगा।
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो मार्केट है, मार्केट में स्टॉक बढ़ता है तो स्टॉक घटता भी है। किसी ने नहीं सोचा होगा 3000 वाला स्टॉक 1500 पे आएगा और 1500 से 1300 पे आएगा। ठीक है? ये अनुमान कोई नहीं लगाता। सारी चीज़ें मार्केट में लिक्विडिटी पंपिंग होती है, कंपनी की ग्रोथ होती है, सेंटिमेंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों पे सारा गेम चलता है। प्लस वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन अगर इतनी ऊपर चला जाएगा, अगर 200 का पीई अगर क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑटोमैटिकली देखो स्टॉक को तो गिरना ही होता है वहाँ से। क्योंकि ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता अनलेस एंड अंटिल मार्जिन्स बहुत सॉलिड आते रहें और ग्रोथ भी बहुत सॉलिड होती रहे, और ये हर कंपनी में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे-जैसे आपका बेस नंबर बढ़ेगा ना, 800 से 1600 करोगे आप। 1600 के बाद आपको 100% ग्रो करने के लिए 3200 करना पड़ेगा, और 3200 करोड़ के बाद दोबारा 100% ग्रो करने के लिए आपको 6400 करोड़ करना पड़ेगा, व्हिच इज़ नॉट ईज़ी। आपके बेस नंबर जब कम होते हैं तब वो पॉसिबल होता है करना, क्योंकि आप मैन पावर ईज़िली लगा पाते हो, आप जल्दी-जल्दी ग्रो कर पाते हो। लेकिन जैसे-जैसे बेस नंबर बढ़ता है, साइज़ कंपनी का बढ़ता है, फिर उसके बाद में उतनी ग्रोथ दिखा पाना आसान नहीं होता। ठीक है? और बड़े ऑर्डर्स होते हैं तो मार्जिन्स भी उन पे कम होते हैं, क्योंकि मार्जिन आपको दिख रहे हो ना यहाँ पे घट रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा बड़ा ऑर्डर मिलता है उसमें कंपनीज़ मार्जिन्स कम रखना पड़ता है ताकि ऑर्डर हाथ से ना निकल जाए। तो नेट-नेट समझाने की वाली बात आपको, देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है, 3000 तक जा चुका है 300 के भाव से। अब कोई अगर ये सोच रहा है कि ये 1400 के भाव से 14000 हो जाएगा 10 टाइम्स, चांसेस नहीं है, मुझे नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता, हो सकता है हो भी जाए, आई कैन बी रॉन्ग। दूसरी चीज़, जिन्होंने ऊपर खरीदा हुआ है डेफिनिटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऑलरेडी स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, और करेक्ट होगा तो यहाँ तक आ जाएगा 1000 तक। ठीक है? चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर बुक बेस्ड कंपनी है, ऑर्डर मिल गया। लेकिन अगर लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी और गिरावट बढ़ेगी, अगर एफआईआईडीआईज़ अपना पैसा और निकालेंगे मार्केट से, मार्केट में थोड़ा और जो डर है थोड़ा और बढ़ेगा बाजार के अंदर, जिस जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है हमारी, ठीक है, जीडीपी के नंबर्स कम आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर ग्लोबल सिनेरियो के अंदर अगर होगी, तो डेफिनिटली स्टॉक गिरेगा। और स्टॉक ज़रूरी नहीं है कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी फाइनेंशियल्स की वजह से गिरे, ये लिक्विडिटी की वजह से भी गिर सकता है, और गिरेगा तो यहाँ तक आने के चांसेस पूरे हैं 1040-50 के लेवल तक। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से साइडवेज होता है, तो ये अच्छा एक्यूमुलेशन ज़ोन आपको मौका देगा। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी इसमें फोमो के अंदर मत घुसना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है ना, देखो ये अपर सर्किट लगा के ऊपर ले जाता है, फिर लोअर सर्किट लगा के नीचे लाता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, अपर सर्किट लगा के ऊपर ले गया, लोअर सर्किट लगा के नीचे लाया, फिर ले गया ऊपर अपर सर्किट से, फिर लाया नीचे, फिर ले जाएगा अपर सर्किट से, फिर लाएगा नीचे। तो ऑपरेटर बहुत स्मार्ट है, ऑपरेटर को पता है उसे कैसे लोगों को फँसाना है इसके अंदर। आपने अगर इसको खरीदना है तो लॉन्ग टर्म व्यू से खरीदना। अगर आपको पैसा ऐसा चाहिए कि मैं 3 महीने बाद स्विंग करके निकाल लूँ, तो प्लीज़ एंटर मत होना। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तभी इसमें इन्वेस्ट करना। नो डाउट कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है? इनके पास में ऑर्डर बुक भी है, डेट फ्री कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के बैठोगे तो ऑपरेटर इसको साइडवेज़ भी लेके जाएगा ना, कि परेशान करेगा जनता को। आप अगर 6 महीने, साल भर भी निकाल दोगे तो उसके बाद तो कभी ना कभी उसे चलाना ही पड़ेगा स्टॉक, ठीक है? और स्टैगर्ड बाइंग करना, बल्क बाय कोई ना करे इसके अंदर। बल्क बाय का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें 1000 शेयर खरीदने हैं, तो 1000 शेयर एक ही बार में मत खरीद लेना। खरीदना हो तो 400-500 शेयर यहाँ पे खरीद लेना। थोड़ा-सा और नीचे आए तो 300-400 शेयर वहाँ खरीद लेना। 300-400-200 जो भी आपका एवरेज बनता है, उसके नीचे खरीद लेना। वन गो में पूरा वॉल्यूम एक बारी में मत खरीदना, क्योंकि हो सकता है स्टॉक यहाँ से थोड़ा नीचे को आएगा, तो आप पैनिक करके आपको लॉस में बेचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बड़ा पैसा लगाते हो तो डर लगता है, तो एकदम से लोग लॉस बुक करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में लिक्विडिटी होगी, तो आप उसको एवरेज डाउन भी कर लोगे। और जिन्होंने ऊपर लिया है, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो एवरेज कर लो। लॉन्ग टर्म का व्यू अगर नहीं है, तो जो पैसा डाला हुआ है उसे पड़े रहने दो। कभी ना कभी आपका टाइम आएगा, स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं, और कंपनी मुझे लगता है आगे जाकर के थोड़ा ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो होगा, लेकिन ग्रोथ तो करेगी ये कंपनी। ऐसा नहीं कि ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से। तो नेट-नेट देखो ये सारी चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो, या ठीक है, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में बता दूँ, क्योंकि मैंने सारा पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें कवर करना 10-15 मिनट की वीडियो में आसान नहीं होता है। लेकिन नेट-नेट जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, जैसे इनकी ऑर्डर बुक जो भी आने वाली है, प्लस जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन आगे जाके थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सोचो कि मैं स्विंग करूँगा और ये 3000 पे पहुँच जाएगा और मैं एकदम से, होता है ना, करोड़पति बन जाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपने अगर लिया है, तो लॉन्ग टर्म व्यू से लेना और स्टैगर्ड वे में लेना, ठीक है? और इन्वेस्ट करो तो एटलीस्ट 2 या 3 साल का व्यू बना के चलना, ऐसे ही मत ले लेना, क्योंकि देखो पहले हो गया उससे पहले डबल, तो आपके पैसे रिटर्न जल्दी बन जाएँगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, और फिर हो सकता है आपको लॉस बुक करना पड़े। तो नेट-नेट यही पूरा एनालिसिस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे और रेगुलरली लाता रहूँगा, ठीक है? बीच में काफ़ी गैप हो गया, पीछे वो गैप पूरा फिल कर देंगे, और काफ़ी स्टॉक्स मेरे पास पाइपलाइन में है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, मैं सारे शेयर करूँगा। आपको किस स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए, आप वो भी कमेंट करना, तो मैं उन स्टॉक्स को पहले पिक करूँगा जो आप कमेंट करोगे, जिन पे आपको एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।